ओके बिस्मिल्लाह। तो आज चूंकि चैप्टर बड़ा है तो हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, एक ही स्टिंग में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर थोड़ा सा आप बोरिंग भी फील करेंगे तो आई पार्डन फॉर दैट, लेकिन इसको हम ज़्यादा देर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन अभी पढ़ना बाकी है। इस वजह से हम इसमें कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म करने की, ताकि आपको रिवीजन का भी मौका मिल जाए। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अगर और एग्री मीन सॉइल एंड कल्टिवेट और कल्चर मीनिंग कल्टिवेशन। जब हम देखते हैं कि इसका जो वर्ड ओरिजिन है, एग्रीकल्चर का वर्ड ओरिजिन जो है, इसको लातीनी ज़ुबान से लिया गया है। वहाँ पर दो अल्फाज हमें मिलते हैं, एक एगर मिलता है और दूसरा एग्री मिलता है, और इन दोनों का मतलब होता है सॉइल। इन दोनों का मतलब होता है यानी मिट्टी जिसको हम कहते हैं। और फिर आप इसके साथ कल्चर जोड़ेंगे तो हो गया एग्रीकल्चर। कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। सो व्हेन वी कल्टिवेट सॉइल इट मीन्स एग्रीकल्चर, इट मीन्स एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर और फार्मिंग, जिसका हम दूसरा नाम फार्मिंग भी रखते हैं, इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल। अब डेफिनेशन क्या बनती है कि जब हम जमीन के ऊपर सॉइल को जब हम काश्त करते हैं, उस पर फसलें उगाते हैं, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, या उस पर हम फूड या फूडर जो है लाइव स्टॉक के लिए बनाते हैं, उगाते हैं, तो हम इसी एक्टिविटी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। ये आप याद रखेंगे क्योंकि एक्टिविटीज जो है ये दो तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, लेकिन इसमें बुनियादी एक्टिविटी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। सो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड आरेबल लैंड। और वो जमीन जिस पर हम एग्रीकल्चर का प्रोसेस करते हैं उसको हम आरेबल कहते हैं। यथेच आबाद जमीन कशीर पटवन, जिसको हमने आबाद किया हो एग्रीकल्चर के जरिए से। So, favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. अब अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, अगर हमें फार्मिंग करनी है, उसके लिए दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपकी सॉइल की टोपोग्राफी, जहां आप करना चाहते हैं वहां की टोपोग्राफी, वहां के जमीन के खदोखाल कैसे हैं, सॉइल कैसी है, और इसके अलावा क्लाइमेट किस तरह का है आपके इलाके में। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि टोपोग्राफी ऑफ सॉइल और क्लाइमेट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, यानी किस जमीन पर जमीन के किस तरीके के खदोखाल होने चाहिए, और उस सॉइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी सॉइल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्लाइमेट इंपॉर्टेंट, दूसरा क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है। The transformation of an agricultural product to a finished product involves three types of economic these activities. जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। अब अगर हमें कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट में तब्दील करना हो तो उसमें तीन तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं। कितनी तरह की? तीन तरह की। पहली को हम प्राइमरी कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी, और तीसरे को हम टेरिशरी कहते हैं। तो ये प्राइमरी क्या होता है? द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। सारे के सारे जब हम बेसिक काम करेंगे, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करेंगे, जमा करेंगे, हासिल करेंगे जमीन से, तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। और इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें तीन चीजें आप याद रखेंगे। एग्रीकल्चर इसमें आता है फिशिंग, गार्ड रटनी, मछलियां पकड़ना, और गैदरिंग, कोई भी चीज गैदर करना, उसमें मिनरल्स भी आते हैं, उसमें गैदरिंग फूड भी आता है। उसके बाद जब दूसरी एक्टिविटी हम करते हैं, देखिए ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज। जब हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करें जिसमें प्रोसेस किया जाएगा, वो बुनियादी प्रोडक्ट जो हमने एग्रीकल्चर, फिशिंग या गैदरिंग से जो हमने हासिल किए प्रोडक्ट्स, जब उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, जब उनकी, मिसाल के तौर पर हमने आलू बनाए और अब उन आलू के हमने डोरिटोस बनाए या लेज बनाए, बात समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस किए हमने आलू। जब इनको प्रोसेस किया जाता है तो इसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग, स्टील को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बेकिंग ऑफ ब्रेड जो आप बेकर से लेते हैं, हालांकि आटा प्राइमरी एक्टिविटी से आता है, फिर चक्की में जाता है, ये वहां से गुंदुम आता है प्राइमरी एक्टिविटी से, फिर चक्की में जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी शुरू होती है, फिर बेक करके ब्रेड जो है हमारे पास आ जाती है, तो ये सेकेंडरी प्रोसेस में आता है, ये सेकेंडरी प्रोसेस में आता है। या वीविंग क्लॉथ आप देखेंगे, ये सारी एक्टिविटीज इसमें आती हैं। उसके बाद तीसरी एक्टिविटी कौन सी इसमें इन्वॉल्व होती है? द इकोनॉमिक एक्टिविटी वी सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी।
अब वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करें, मिसाल के तौर पर आपने बाग में सेब उगाए हैं, अब इन सेबों के साथ आप क्या करते हैं, इनको मार्केट भेजना है, तो आप इसमें ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व करेंगे। और किसी ने आपको फाइनेंस किया है, साल भर आपके लिए दवाई का इंतजाम किया, बाकी चीजें की है, तो आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक भी सपोर्ट आपको कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो दे आर कॉल्ड टेरिशरी एक्टिविटीज, क्योंकि वो इनके बीच का जो राबिता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज का बीच का राबिता जो है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाने के लिए टेरिशरी एक्टिविटी करते हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट आता है, उसमें बैंकिंग आती है, और इसके अलावा उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी आता है। दैट इज कॉल्ड द थर्ड एक्टिविटी, जिसको हम टेरिशरी एक्टिविटी कहते हैं। However, 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज अगेन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अगर हम देखेंगे तो इसमें बेसिक एक्टिविटी जो प्राइमरी एक्टिविटी है, उसमें 50% दुनिया की पॉपुलेशन जो है काम करती है प्राइमरी एक्टिविटी में, यानी डायरेक्ट एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। इन इंडिया 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और इंडिया में हर तीन में से दो शख्स डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर। किस पर? एग्रीकल्चर पर। फेवरेबल टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। वो हमने पहले ही कहा, टोपोग्राफी, सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैव डिफरेंट नेम्स। दैट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड वाइटिकल्चर। ये आपको मैंने लेक्चर में भी सुनाया, समझाया आपको कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे हम अगर ग्रेप्स को कल्टिवेट करें तो उसको हम वाइटिकल्चर कहते हैं। इसी तरह अगर हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को कमर्शियल यूज़ के लिए बनाएं तो उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। सिल्कवर्म्स को रेयर करें तो हम सेरिकल्चर उसको कहते हैं। इसी तरह अगर हम मछलियों को लार्ज स्केल लेवल पर उनको टैंक्स में या घर में पूल्स बनाएंगे तो वहां पर जो है इस प्रोसेस को करें तो उसको पाइसिकल्चर कहते हैं, इसको पाइसिकल्चर कहते हैं। और इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये सारा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, ये एक तरह से सिस्टम का काम करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर का सिस्टम होता है, उसमें इनपुट होता है, ऑपरेशंस होती हैं, आउटपुट होता है। समझ आई बात? तो इनपुट क्या होता है? हमारे सीड्स, हमारा काम, हमारा लेबर और बहुत सारी चीज़ें जो है हम उसमें डालते हैं, इसमें पैसा भी लगता है, तो ये इनपुट। और फिर जो प्रोसेस होती है उस सारे का सारा जो एग्रीकल्चर का जो सारा का सारा काम जो होता है, तो वो प्रोसेस की तरह काम करता है। और फिर फाइनली जब हमारे पास प्रोड्यूस आता है तो ये इनपुट हमारे पास आता है। तो एक सिस्टम की तरह ये वर्क करता है। सिस्टम में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक इनपुट होता है, दूसरा ऑपरेशन होता है, तीसरा आउटपुट होता है। और एग्रीकल्चर में सेम यही है। तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर को सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये एक प्रॉपर सिस्टम है, और इसी वजह से सिस्टमैटिक अगर हम इसको करेंगे तो इसमें डेवलपमेंट होगी। आगे जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहां ये बात मैं फिर से करूंगा। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग जो है ये दो तरह की होती है। कितने तरह की? एक को हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं और दूसरे को हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? व्हेन फार्मिंग इज डन टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली। कल भी मैं आपको लेक्चर में ये बता रहा था कि जब फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनका पेट पालने के लिए अगर फार्मिंग की जाए तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। और इसमें जो है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। हाउस होल्ड लेबर, जो घर में ही लोग होते हैं, वही इसमें काम करते हैं। और इसको जो है हम और दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की दो कैटेगरीज हम बना सकते हैं। एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस और दूसरा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस ही है ये, लेकिन इनको हम दो अलग अलग जुमरों में बांट सकते हैं। एक को हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कह सकते हैं और दूसरे को हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। एक को हम इंटेंसिव, जिसमें हम बहुत ज्यादा जो है नए तरीके से इसको करें और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं नए ज़माने की। लेकिन अगर हम प्रिमिटिव तरीके से पुराने ज़माने की तरह से करेंगे तो उसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस कहेंगे। अब ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रेवलेंट इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें साउथ एशिया है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया है या ईस्ट एशिया है, ये एशिया के जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दुनिया का एशिया है, इसमें इन इलाकों में, इन रीजन्स में खास तौर पर ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है। इसमें क्या होता है? द फार्मर कल्टिवेट्स ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। छोटा मोटा एक प्लॉट एक होता है फार्मर के पास, और वो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है, और जो उसका लेबर है, लेबर ज़्यादा लगाता है।
मैनुअल लेबर ज़्यादा लगाता है क्योंकि टूल्स उसके सिंपल होते हैं। और जिन इलाकों में सॉइल फर्टाइल होती है और क्लाइमेट अच्छा होता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल कैसी है और क्लाइमेट कैसा है। तो अगर चंद इलाकों में सॉइल अच्छी हो और वहाँ क्लाइमेट अच्छा हो, उसको काफ़ी दिन अगर उसको काम करने के लिए मिल जाए, सनशाइन उसके लिए अच्छा हो, उसका जो है साल में दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी के दिन रहते हो, तो इसमें ये इस टाइप की फार्मिंग जो है वो काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और जब फेवरेबल क्लाइमेट होता है तो जो आमतौर पर हमारे फार्मर्स होते हैं, इन इलाकों के फार्मर्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया, इन इलाकों के फार्मर्स ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टाइप एग्रीकल्चर में एक से ज्यादा क्रॉप साल में उगाते हैं, मोर देन वन क्रॉप। और आमतौर पर वो कौन सा फसल उगाते हैं? ज्यादातर वहां पर राइस की काश होती है। किसकी? राइस, चावल उगाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अनाज की किस्में उगाई जाती है, जिनमें वीट भी आता है, यानी जिसको हम गुंदम कहते हैं, कनक या तोवानंशु, मेज यानी मकई आती है, और इसके अलावा दालें भी होती है और ऑयल सीड्स भी होती हैं इन इलाकों में। हम ये जानते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा ही इंटेंसिव सब्सिस्टेंस हम भी करते हैं, इस तरह की फार्मिंग हमारे यहाँ भी है। उसके बाद आती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जो बहुत पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें भी हम दो तरीके के जुमरों में इसको बांट सकते हैं। वन इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन और दूसरा है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक, अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब है कि जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज जो है अमेजन के, यानी घने जंगलात जो अमेजन के है साउथ अमेरिका में या साउथ ईस्ट एशिया में या नॉर्दर्न इंडिया में, बहुत घने जंगलात का इलाका हम देखते हैं। तो यहां पर जो लोग रहते हैं वो पुराने तर्ज का तरीका इख्तियार करते हैं, जो है इसका फार्मिंग का। और इसमें क्या किया जाता है? ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम। सबसे पहले मैंने आपको उस दिन लेक्चर में कहा था कि एक बड़ा एरिया जो होता है जंगल का, उसमें से एक खास मखसूस छोटा सा एक इलाका चुना जाता है और उस पर सारे के सारे दरख्त उनको पहले काट दिया जाता है, उसके बाद उनको जला दिया जाता है। जब वो जल जाए तो उसके बाद देन द एशेस आर मिक्सड विद द सॉइल एंड सीड्स आर ब्रॉडकास्ट। फिर जो इसके एशेस, इसका जो ऐश बनता है, ये सूर कशीर पर वना, ये सूर शिवन जमीनस रलावने गईना सा थोड़ा जरखेस, और अब उसके बाद उस पर जो है सीड्स लगाए जाते हैं, उसमें फसलें बोई जाती है मुख्तलिफ किस्म की, जो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से जो अहम हो। So, after a couple of years, the patch of the land is left to follow and farmer move on in search of a new patch of land. फिर 1-2 साल इसी पर काश्त होती है और उसके बाद फार्मर से देखते हैं कि अब ये जमीन जरखेज नहीं रही, वो दूसरे इलाके को ढूंढते हैं, एक और इलाका वो मुंतखब करते हैं और वहां पर छोटा सा हिस्सा जो है जमीन का क्लियर करते हैं, वही काम फिर करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। यही वजह इसको क्या कहते हैं, यानी एक इलाके से शिफ्ट करके दूसरे इलाके में, फिर तीसरे इलाके में, फिर कभी वापस भी बारी आती है उसकी। 75 बेक हसन उसमें जड़ी बूटियां वगैरह जो भी वटएवर जो भी जंगली पौधे उसमें उगते हैं, उसके बाद 2-4 साल के बाद फिर वो ट्राइबल्स वापस आते हैं और उस इलाके को क्लियर करते हैं, फिर उसको आग लगाते हैं, फिर उसमें काश्त करते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शिफ्टिंग, क्योंकि वो एक ही जगह पर बसे हुए नहीं रहते हैं, इनके साथ अटैच नहीं रहते हैं, इन फार्म्स ऑफ लैंड के साथ। ये जो छोटे ये खेत होते हैं, इनके साथ वो अटैच नहीं रहते, बल्कि उनको छोड़ जाते हैं और फिर शिफ्ट करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग। और शिफ्टिंग हैज डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ। उस दिन भी मैंने आपको कहा कि इंडिया में खासकर मेघालय और छत्तीसगढ़ में इसको जुमिंग या जुम कल्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जुम कल्टिवेशन या जुमिंग कहते हैं। मैक्सिको में इसी को मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको के लोग इसी तरह की कल्टिवेशन को, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। और ब्राजील में इसी कल्टिवेशन को रोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका। और इसी तरह मलेशिया में अगर आप जाएंगे तो वो लडांग कहते हैं, इसको वो लडांग कहते हैं। क्या इस्तेमाल है ना? लडांग। उसके बाद आती है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग, तो हर्डिंग
यानी जानवरों को रेयर करना। हर्डिंग का मतलब ही है। और नोमैड का मैंने आपको सिखाया था, वो जो यहाँ के हमारे इलाके में रहते हैं गुजर बकरवाल, वो अपने हर्ड्स लेके आप देखते हैं हमारी इसी सड़क से वो आया जाया करते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, पहलगाम की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिस इज टाइप ऑफ नोमैडिंग, यानी वो एक जगह से दे आर एक्चुअली रोमिंग इन सर्च ऑफ फूडर फॉर देयर कैटल। तो अपने कैटल को साथ लेके वो जाते हैं, और हमारे इलाकों में भी वो चराने के लिए ले जाते हैं। और हम ये देखते हैं, साल से हम देखते आ रहे हैं। Nomading is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India. चंद एक इलाके जो दुनिया के हैं जिनमें नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, ये खासकर उन एरियाज में आता है जो जिनमें पानी की कमी है, सेमी आरिड रीजन, जिनमें आमतौर पर एग्रीकल्चर का प्राइमरी काम नहीं होता है, प्राइमरी एक्टिविटी वहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, तो वहाँ पर ये किया जाता है। और ये कौन कौन से इलाके हैं दुनिया के? इसमें आरिड रीजन्स ऑफ सहारा, जहाँ पर पानी बहुत कम है। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर इसकी पानी की किल्लत है कुछ इलाकों में। और इसके अलावा इंडिया का नॉर्दर्न एरिया जिसमें राजस्थान और जम्मू कश्मीर है, इसीलिए मैंने जम्मू कश्मीर की मिसाल दी, यहाँ पर हमारे नोमैड्स बहुत होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैटल, शीप, गोट, ये आप देखते हैं यही तीन चीजें उनके साथ होती है, कैटल, शीप एंड गोट। और यहाँ के इलाके के हिसाब से चूंकि उनको टेरीन पास करना होता है, इस वजह से उनके पास घोड़े भी होते हैं। हम देखते हैं उनके पास हॉर्सेस भी होते हैं। एंड केमल आर रेयर, और यहाँ घोड़े पाले जाते हैं, लेकिन अगर आप सेंट्रल एशिया के इलाकों में जाएं तो वहाँ केमल को पाला जाता है। किसको? घोड़े के बदले वहाँ केमल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है, यहाँ गर्मी कम है, इस वजह से यहाँ केमल्स नहीं होते, केमल्स के बदले यहाँ हॉर्सेस पाले जाते हैं। द हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स। आप ये जानते हैं नए ग्रासलैंड्स के लिए वो जाते हैं, कभी एक जगह जाते हैं तो कभी दूसरी जगह, और उनका जो रेवड़ होता है उनके साथ होता है। उसके बाद आती है जो बड़े लेवल की फार्मिंग है, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। क्या छतमन? और असल में जो दुनिया में जो इलाके बहुत अमीर इलाके हैं दुनिया के, आप देखेंगे वहां पर कमर्शियल फार्मिंग होती है। वहां सबसिस्टेंस नहीं होता है, वहां क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग। प्लाट भी बड़ा होता है, टेक्नोलॉजी भी बड़े लेवल की होती है, सीड्स भी अच्छे लेवल के होते हैं। मैं पहले आपको समझा रहा हूं उसमें और इसमें क्या फर्क है। ये घर के लिए नहीं किया जाता है, मार्केट के लिए ये प्रोडक्शन की जाती है। बात समझ रहे हैं? और इसमें भी जो है दो तीन तरह के एक्टिविटीज शामिल है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, इसमें मिक्सड फार्मिंग होती है, और प्लांटेशन होता है। आगे चलकर हमें यह पता चलेगा। इन दिस केस ए वेरी लार्ज एरिया इज कल्टिवेटेड। ये मैंने पहले ही बताया, इसमें साइज ऑफ लैंड बहुत बड़ा होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड। काफी ज्यादा पैसा लगाया जाता है, पैसा इन्वॉल्व होता है इसमें। हैवी मशीन्स आर यूज्ड विथ लेस एम्फेसिस ऑन मैनुअल लेबर। बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती है, बड़े बड़े कंबाइन हार्वेस्टर्स उनको कहते हैं। बड़ी बड़ी मतलब जहाज़ों के ज़रिए से जो है इसमें इन फील्ड्स पर जो है खादें डाली जाती है, या दवाइयों की छिड़काव होती है। ये छोटा काम नहीं होता, बहुत बड़े लेवल का होता है। और कमर्शियल फार्मिंग जो है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एक होती है, इसमें दूसरा होता है मिक्सड फार्मिंग, और तीसरा होता है प्लांटेशन। अब हम ये देखेंगे कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में होता क्या है और कहां कहां पर होता है। सो इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो भी फसलें उगाई जाती है, उनका मकसद यह होता है कि मार्केट में ले जाके इनसे पैसा हासिल किया जाए। तो कैश क्रॉप्स असल में होते हैं। उस दिन मैंने आपको समझाया था बोर्ड पर कि ये कैश क्रॉप्स कहलाते हैं, जिनसे हम पैसा हासिल करें। व्हीट एंड मेज आर कॉमनली कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ग्रेन्स कमर्शियल पर्पस के लिए, बेचने के लिए जो उगाए जाते हैं, उनमें पहला व्हीट है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट खाया जाता है, रोटी ज्यादातर लोग खाते हैं। दूसरे नंबर पर मेज, मकई आती है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रोन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दुनिया के इलाकों में जो मैंने उस दिन भी आपको उनके नाम भी बताए थे, उन क्या कहते हैं इनको, ग्रासलैंड्स के नाम बताए थे। अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में इनको पंपास कहते हैं, इसी तरह साउथ अमेरिका में इनको कंपास कहते हैं, और जब हम न्यूजीलैंड में जाते हैं तो अमेरिका में इनको प्रायरीज कहते हैं।
तो साउथ अमेरिका में पंपास कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कैंपास कहते हैं, एशिया में इनको जो है सवाना कहा जाता है, और इसी तरह यूरोप में इनको वेल्ड्स कहा जाता है, तो सॉरी अफ्रीका में इनको वेल्ड्स कहा जाता है। तो ये सारी की सारी ग्रास लैंड दुनिया में जो पाई जाती हैं, इन्हीं में इस तरह की, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े पास्चर्स हमें मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हमें अवेलेबल हैं, और उसमें काफी कम रेनफॉल होता है, इस वजह से वहां घास ही उगती है, वहां दरख्त नहीं उगते हैं। इस वजह से ग्रेन फार्मिंग के लिए ये बड़ा ही अहम इलाका है। In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. अब अगर हम देखेंगे कि मिक्सड फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हमने देखा, अब मिक्सड फार्मिंग में क्या होता है, वहां पर एक तो फूडर उगाया जाता है, यानी जो हमारे कैटल होते हैं उनके लिए चारा उगाया जाता है, घास उगाई जाती है, और उसके साथ साथ चूंकि घास उगाई जाती है किन के लिए, लाइव स्टॉक के लिए, लिहाजा लाइव स्टॉक भी वहां पर वो कैटल्स भी रेयर किए जाते हैं। इट इज प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, यूरोप में ये होता है, ईस्टर्न यूएसए अमेरिका में, और अर्जेंटीना में होता है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं की मैं बात कर रहा था अभी, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, ये सारे इलाके बहुत ही अच्छे हैं इसके लिए, क्योंकि वहाँ घास की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये हर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा की जाती है, और यहाँ पर कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो है लाइव स्टॉक को रेयर किया जाता है। उसके बाद आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन के नाम से ही आपको पता चलता है, जब हम एक खास किस्म के दरख्तों को जब हम लगाएं, एक होता है यहाँ जो हम दरख्त लगाते हैं फ्रूट्स के लिए, उनको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये प्लांटेशन कुछ और है, ये हार्टिकल्चर नहीं है, यहाँ का हार्टिकल्चर नहीं है, ये प्लांटेशन भी लार्ज स्केल होता है। अब आप देखेंगे क्या, द टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, चाय के बागात लगाए जाते हैं बहुत बड़े एरिया में, काफी के बागात लगाए जाते हैं, शुगर केन लगाई जाती है, कैशिया जिसको आप काजू कहते हैं उनके बाग लगाए जाते हैं, रबर के दरख्त के बाग लगाए जाते हैं, बनाना यानी केलों के दरख्त लगाए जाते हैं, कॉटन इज ग्रोन, कॉटन का प्लांट लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। इसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, इसमें बहुत ज्यादा लेबर भी लगता है, पैसा भी लगता है, ये छोटा काम नहीं होता, बड़े लेवल का काम होता है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्री, और जो वहां से प्रोडक्शन आती है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे पास आता है, उनके लिए मशीनें जो उनको सेकेंडरी, क्योंकि ये डायरेक्टली हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉटन हमारे काम का नहीं है जब तक वो प्रोसेस होकर हमारे पास कपड़ा बन के धागा बन के ना आए, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसलिए इसकी फैक्ट्रियां भी साथ में होती है। इन प्लांटेशन के नजदीक में क्या होती है, फैक्ट्रियां। तो ये बहुत बड़ा कमर्शियल जो है हब होता है इलाके का, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, इसमें लेबर काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और हर तरह की एक्टिविटीज यहां पर होती है। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, लिहाजा यहां पर ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, सड़कें वगैरह होती है, क्योंकि यहां माल निकाल के फैक्ट्रियों में ले जाना पड़ता है। गन्ने की काश्त आप यहां करेंगे तो वो आपको फिर बकरियों को खिलाना पड़ेगा या गायों को खिलाना पड़ेगा वो गन्ना, क्यों, क्योंकि मशीनें हमारे पास नहीं है। अगर आप यहाँ से आप पंजाब ले जाएंगे, हो सकता है गन्ने की काश्त आप कर भी सकें, हालांकि क्लाइमेट के हिसाब से हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूँ ये एग्जाम्पल। तो अब अगर यहाँ से हम पंजाब ले जाएंगे गन्ने को फैक्ट्री में, तो जब तक वो वहाँ पहुँचे वो सूख जाएगा, और गन्ना जो होता है ये सरसब्ज कहाँ पहुँचना चाहिए, फैक्ट्री में, तभी उससे जूस निकलेगा, वरना कुछ भी नहीं। तब मैंने नाड़क नहीं आता इसको हजर पड़े, समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह कॉटन बाल उसको आप दूर दराज नहीं ले जा सकते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा, इसके लिए ट्रांसपोर्ट फिर काफी ज्यादा चाहिए, ये नजदीक में ही मतलब इसके लिए मशीनें होनी चाहिए। इसी तरह मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड, और दुनिया के जो ट्रॉपिकल एरियाज है, जो या सब ट्रॉपिकल एरिया है, जहां पर जो है इस तरह का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, इसी वजह से जो रबर जो है मलेशिया में काफ़ी जो है, ब्राज़ील में, टी जो है इंडिया में, और श्रीलंका में इसको बहुत ज़्यादा उगाया जाता है प्लांटेशंस में। अब हम देखेंगे दुनिया के मेजर क्रॉप्स, दुनिया के मेजर क्रॉप्स।
इस मेजर क्रॉप्स को हम दूसरे हिस्से में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम एंड करेंगे, हालांकि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहाँ हम एंड करेंगे ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, ओके, तो मेजर क्रॉप्स पर हम वापस आएंगे।